अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जिसका नाम है ऑसिलेशंस उसको स्टडी कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी मोशंस हैं जिनको हम लोग नाम दे सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन का या वाइब्रेटरी मोशन का। अब आज के लेक्चर में हम ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ये है तो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन ही, लेकिन इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 के, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसका एक एक्सप्रेशन है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ छोटी सी डेरिवेशन है वो भी इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन अभी देख लेते हैं और फिर फर्दर इसकी इलैबोरेशन की तरफ भी जाएंगे कि ऐसी कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, जिस ऑसिलेटरी मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, यानी डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हो। तो इस तरह की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फिर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच the acceleration is directly proportional to the displacement at any point of the oscillation and it is always directed towards the mean position। ये हमेशा mean position की तरफ होती है और ये डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। अगर ये चीज़ें हो रही होंगी तो इस तरह की ऑसिलेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इमेजिन करें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ है, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, और इसके एक एंड को हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है और इसका जो दूसरा एंड है उस पे हम लोगों ने एक मैस को इसके साथ अटैच कर दिया हुआ। अब इस वक्त ये मीन पोजीशन पे मौजूद है, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इस वक्त इस पे लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं कि हम अपने मैस को एक डायरेक्शन में पुल करते हैं और उसके पुल करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो स्प्रिंग है दैट विल एक्सटेंड, हमारा स्प्रिंग एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होने की वजह से हम लोगों ने इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हम उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे हम एक और टर्म भी साथ में ऐड करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि मीन पोजीशन से किसी भी आगे पोजीशन के ऊपर मौजूद जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम मेजर कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से आगे लेके चलते जाते हैं, तो मेन पोजीशन से जिस पोजीशन तक आपने उस पर फोर्स लगा के उसे खींच दिया है वो पोजीशन उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है मेन पोजीशन से किसी भी पोजीशन के ऊपर मौजूद फासला। तो हम लोग हुक्स लॉ को जानते हैं, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में हुक्स लॉ सीखा था। मैं यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा आपके सामने उसको स्टेट करता हूँ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक मैस को खींच रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो मैस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की वजह से बेसिकली हम लोगों ने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया। अब स्प्रिंग की एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी हम जितना ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें एक्सटेंशन मिलती चली जाएगी। ये है हमारा हुक्स लॉ, द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। जितनी ज़्यादा आपने एक्सटेंशन करनी है आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे चूँकि हम मैस की
पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी मैस में आपको डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी उतना ही आपको ज़्यादा फोर्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये था हमारे पास हुक्स लॉ कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे और जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग प्रोड्यूस कराते जाएंगे। तो फिर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा के आगे की तरफ ले जाते हैं, एक सर्टेन पोजीशन तक हमने इसको ले गए और फिर अगर उस पोजीशन से हम इसको रिलीज करते तो हम लोगों को पता है क्या होगा, क्योंकि हमारे स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। तो उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करते हुए हमारा स्प्रिंग इस मैस पे वर्क करेगा और इस मैस को वापस मीन पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करेगा। और जब भी उसे मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा तो हमें पता है कि उसे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वो फोर्स कितनी होगी? वो फोर्स एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी फोर्स हमने इसको डिस्प्लेस कराने के लिए लगाई थी, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन अब मीन पोजीशन की तरफ होगी। पहले वो फोर्स इसे मीन पोजीशन से अवे मूव करवाने के लिए लग रही थी। अब स्प्रिंग उसे चूंकि मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है तो वो फोर्स इसे मीन पोजीशन की डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो ये वाली फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है, हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। ये वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो आपका स्प्रिंग आपके मैस पे लगा रहा है उसे मीन पोजीशन पे वापस लेके आने के लिए। लेकिन क्या ये मैस मीन पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये मीन पोजीशन पे वापस नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इस मैस का कुछ ना कुछ इनर्शिया भी है और वो इनर्शिया इसकी स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट करते करते मीन पोजीशन पे आया था तो वो मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से वो मीन पोजीशन से भी आगे निकल जाएगा और इस मूवमेंट के दौरान जो हमारा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। जिस स्प्रिंग को अप्लाइड फोर्स के साथ हम लोगों ने एक्सटेंड किया था और उस स्प्रिंग ने अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए जब मैस को वापस अपनी तरफ खींचा तो मैस मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय अपने इनर्शिया को यूज़ करते हुए फर्दर आगे की तरफ गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा था तो इसकी ऑसिलेशन के दौरान दो फोर्सेस थी। एक फोर्स जो थी वो रिस्टोरिंग फोर्स थी और एक फोर्स जो थी वो अप्लाइड फोर्स थी। अब हमने देखा कि जो हुक्स लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि हमारे पास विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जब हमारी इस मेन पोजीशन ओ पे मौजूद था तो हमने एक फोर्स लगाई और उस फोर्स से उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले गए और वो जो फोर्स हमने लगाई थी वो इस डायरेक्शन में लगाई और उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया एफ का। अब ये जो फोर्स है हमारे पास ये अप्लाइड फोर्स है, ये हमने लगाई थी और ये अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस डिस्प्लेसमेंट की जो हम इसका करवाना चाह रहे होते हैं। यानी विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें ये एक नई चीज़ आपके पास आई, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के लगाने से उसकी शेप में चेंज आ जाता है। जो चेंज इन शेप है वो डेफर्मेशन कहलाता है। और इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे इतनी फोर्स लगाएं कि फोर्स के हटाने से वो अपनी शेप को वापस रिटेन कर सके तो वो फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर लग रही होती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम इतनी ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं कि मटेरियल अपनी शेप को परमानेंटली डी शेप कर बैठता है। यानी अगर हम वो फोर्स हटाएं तो मटेरियल अपनी पहली वाली शेप में वापस नहीं आता, अपनी इनिशियल शेप को गेन नहीं करता, तो वो मटेरियल परमानेंटली डी शेप हो जाता है। तो अगर आप इतनी फोर्स लगा दें तो आप इलास्टिक रेंज से बाहर निकल जाते हैं, इलास्टिक लिमिट से बाहर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो ये जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं ये अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। अब डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है, अगर हम लोग देखें तो हमने इन पॉइंट्स को नाम दिया हुआ है पॉइंट ओ, ए एंड ए प्राइम का। तो हम लोगों ने जब अपनी फोर्स अप्लाई करके इसको पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस किया है तो ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक
ये हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास वो है रिस्टोरिंग फोर्स। हमने देखा कि जब इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जा चुके थे, तो उस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर आपका स्प्रिंग इसे वापस लेके आया था। और वापस कैसे लेके आया था? क्योंकि आपने इसको एक्सटेंड किया था, इसमें एक्सटेंशन लेके आए थे, तो उस एक्सटेंशन की वजह से इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई थी, यानी वर्क करने की एबिलिटी डेवलप हुई थी। और फिर इस स्प्रिंग ने वर्क किया था, और वर्क हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो वो फोर्स लगाई थी जिसने वर्क किया था, और वो फोर्स इसे वापस लेके आई थी। अब हम इसको देखते हैं कि ये वो फोर्स है जिसे हमने एफ आर के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वो फोर्स है जो रिस्टोरिंग है, जो इसे वापस लेके आ रही है। तो हमें पता है कि जो फोर्स रिस्टोरिंग होगी और जो अप्लाइड फोर्स होगी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को, जो हम लोगों ने अप्लाइड फोर्स के लिए यहाँ पे लिखा था, अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स के लिए, तो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं आपके सामने इसको लिख के दिखाता हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स, अगर हम इस रिस्टोरिंग फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो इसको हम थोड़े से डिफरेंट अंदाज में लिखेंगे। दो चीज़ें इसमें हमें कंसीडर करनी है। पहली चीज़ कि अगर आप फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स को देखें, दोनों की डायरेक्शन इस केस में ऑपोजिट नज़र आ रही है। दूसरा, अगर आप इसका कंपैरिजन करें डिस्प्लेसमेंट के साथ, अगर हम इसमें देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन की तरफ नज़र आ रही है, और हमारी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आपको नज़र आ रही है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमें मीन पोजीशन की तरफ नज़र आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, इसको वेक्टोरियल फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ये फोर्स जो है नेगेटिव ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इस वजह से इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है। और फिर हमें पता है कि अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना हो तो हम इक्वल और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस केस में वो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी कि एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये के लिखा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं स्प्रिंग्स कांस्टेंट। और ये एक कांस्टेंट है जो हमारे स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसकी वैल्यू कि यहाँ पे जो हम लोगों ने स्प्रिंग लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसकी स्टिफनेस कितनी है। तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ये हमारी रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड, और क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड है तो हम लोग इसके साथ यहाँ पे स्मॉल आर भी लगा देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जबकि ऊपर जो हम लोगों ने लिखा हुआ था ये हमारी अप्लाइड फोर्स थी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे लगाई थी। अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि रिस्टोरिंग फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। इस केस में जब इस बी फिगर में आते हैं कि अप्लाइड फोर्स ने हमारे ऑब्जेक्ट को इस जगह पे प्लेस कर दिया हुआ था, अब रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस लेके आ रही थी इस डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन करवाती है, यानी हमारा ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा होगा, बल्कि ये एक्सेलरेट करता हुआ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। और हमें ये भी यहाँ पे पता चलना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स भी लग रही है। तो फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस केस में, क्योंकि मेन पोजीशन की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है मूवमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो इस केस में हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, हमारा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो हमारा एक्सेलरेशन
पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग इस केस में क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट चूंकि मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ है। तो इस एक्सेलरेशन को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है, और उस एक्सेलरेशन को अगर हम लोगों ने लिखना हो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला तो हम लोग कहते हैं कि वो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए हुआ करती है। ये फोर्स है हमारे पास और ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। लेकिन इस केस में हमें जानना ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करा रही है। क्या एक्सेलरेशन हमारी अप्लाइड फोर्स ने प्रोड्यूस कराया है या एक्सेलरेशन हमारी रिस्टोरिंग फोर्स ने प्रोड्यूस कराया है? तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड फिगर में जब हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने वाली फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहना चाहिए, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो आप स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें ये दो इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, और ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली एक ही फोर्स को दो डिफरेंट अंदाज में रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन को। तो हम लोग कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो दोनों के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स पे हमारे पास f लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी इन दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन से इक्वेट करने से एम ए इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो ये एक रिलेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के, और ये जो m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा x। तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। और इसमें एक और चीज़ भी देख सकते हैं, अगर हम इसे फर्दर आगे लेके चले तो क्या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि स्प्रिंग्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो नहीं बदलने वाला। इसी तरह से जो मैस है वो हमारे इस ऑब्जेक्ट का मैस है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स से पहले दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं ये दोनों टर्म्स हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हैं तो फिर हम इनको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट, और उसके साथ हमारे पास x कुछ इस तरह से लिखा रहा। या इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में माइनस x लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फिर एक और चीज़ भी हम लोग जानते हैं कि जब भी हम इक्वल और कांस्टेंट को चाहें तो रिमूव करके साथ में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो a आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अगर इस रिलेशन को देखें तो क्या ये एग्जैक्टली वही रिलेशन नहीं है जिससे हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट किया था, कि हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें हमारा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखें क्या ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। पहले तो देखिए आपका एक्सेलरेशन और आपका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, और दूसरा उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन नज़र आ रहा है। वो नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है? वो नेगेटिव का साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर हम इस फिगर में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हमें
बहुत अच्छे से आइडिया होगा। सबसे पहले हम बी फिगर की बात करते हैं। इस फिगर में देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि बी फिगर के अंदर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मौजूद है, ये हमारा एक्स है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे पाथ में जब हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से ओ तक आ रहा है, तो इस पूरे पाथ के दौरान उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ रही है, तो हम उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फोर्स हमारी मीन पोजीशन की तरफ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन पे रही होगी। तो अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अवे है और एक्सेलरेशन यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये नेगेटिव का साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप बात करें इस पॉइंट की, अब इस पॉइंट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ देखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी भी यहाँ पे मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा, ये हमारे एक्स की वैल्यू होगी। और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन अभी भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स को आप लोग देख रहे हैं कि वो सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे भी अगर रिस्टोरिंग फोर्स और आप डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, और ऑपोजिट डायरेक्शन को फिर से नेगेटिव के साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हर केस को अगर देखें, आप चाहे इस केस को देख लें और आप चाहे यहाँ पे मौजूद एक्सेलरेशन को देख लें, और दोनों केसेस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। तो हम लोग फिर यहाँ से कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और दूसरा रिजल्ट हमें क्या नजर आ रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो इस वक्त हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की फॉर्म में हम लोगों ने लिया हुआ था, चूंकि इस केस में हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी मीन पोजीशन की तरफ है, तो हम लोगों ने इसका मतलब है ये प्रूव कर लिया कि हमारी ये जो एग्जाम्पल इस जगह पे हमें नज़र आ रही है वो एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और ये जो रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रिज़ल्ट को हम लोग एज ए टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी भी ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट को हमने वेरीफाई करना हो कि उसकी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो हम यही काम किया करेंगे। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, तो हम लोग ये कह देंगे कि हमारा वो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और अगर ये रिलेशन साबित ना कर सके तो इसका मतलब होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। यकीनन आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा, जिसमें हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, हम इसका एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं, और हम किस तरह से किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।